तो दोस्तों स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धि की और यह हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसके तहत संधि संबंधी कुछ अशुद्धियां होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो च संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में, जो षटकोण स संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में, और हम बात करेंगे जो एक छोटा स है इससे संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें न का लोप हो जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि संबंधी अशुद्धियाँ। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि हम संधि कहते किसे हैं। तो संधि क्या होती है? 2 वर्णों के मेल को हम संधि बोलते हैं। अब 2 वर्णों का मेल होता कैसे है, या 2 वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया संधि कहलाती है। अब यह मेल या संधि होती कैसे है या इसको जोड़ते कैसे हैं? तो जैसे हम इसको एक आसान भाषा में समझें कि हम कहें हमारे पास 2 लोहे की जंजीर है, 2 लोहे की जंजीर है, लोहे की जंजीर है। अब इसको समझें कैसे? हमारे लोहे की जंजीर होती है तो ये एक लोहे की जंजीर है, इसमें अलग अलग कड़ियाँ हैं। क्या है? इसमें अलग अलग लोहे की कड़ियाँ होती हैं जिससे यह जंजीर बनी होती है। इसमें कितनी कई कड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक। और यह दूसरी जंजीर है हमारी, यह दूसरी जंजीर है, ठीक है। इसमें भी लोहे की एक कड़ियाँ हैं, ठीक है। हम इसमें मान लें कि इसमें 4 कड़ियाँ हैं और इसमें मान लें कि हम 3 कड़ियाँ हैं। तो यह भाषा के जो हिंदी भाषा है उसमें हम कह लें यह जो लोहे की एक जंजीर है यह पहली जंजीर है और यह दूसरी जंजीर है, ठीक। इसको हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में हम करते क्या है, या तो हम इनको यहाँ से कट लगाएंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के फिर हम वेल्ड कर देंगे तो फिर से एक नई एक जंजीर बन जाएगी, ठीक। या हम क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरी प्रक्रिया क्या है, हम इसमें कुछ नया जोड़ दें, कुछ नया जोड़ के एक नई लड़ी जोड़ दें, इसमें कड़ी जोड़ दें और कड़ी को जोड़ के हम इन दोनों जंजीर को जोड़ सकते हैं। या हो सकता है इसमें से एक कड़ी खराब हो तो इसको हम निकालते भी हैं। ठीक इसी प्रकार संधि की प्रक्रिया में कहीं ऐसा होता है कि हमें कुछ नए शब्द जोड़ने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे नई एक कड़ी जोड़नी पड़ी है। ऐसा भी होता है कि हमको कुछ कड़ियाँ अगर खराब हैं तो उसको निकालनी भी पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार संधि में हमको कुछ शब्द निकालने भी पड़ते हैं। या हम क्या करते हैं, सिंपल इन दोनों कड़ियों को तोड़ मरोड़ के हम जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार संधि में करते हैं। संधि क्या होती है, हम संधि की भाषा में जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 जंजीरों को जोड़ा है, हम संधि में 2 पदों को जोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद, और जो दूसरा पद होता है उसे हम अंतिम पद या द्वितीय पद, आप कुछ भी कह सकते हैं, द्वितीय पद। या हम इसे उत्तर पद भी बोलते हैं, उत्तर पद, या इसे हम पूर्व पद भी बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको पूर्व पद या प्रथम पद, इसको द्वितीय पद या उत्तर पद बोलते हैं। अब हम जैसे लोहे पहले जो पहला पद था, पहली लोहे की जंजीर है, इससे तुलना कर सकते हैं। इसकी आखिरी कड़ी हमने ली थी पहले वाले जंजीर की, दूसरे वाले जंजीर की हमने ली थी पहली कड़ी ली थी, पहली कड़ी ली थी। ठीक इसी प्रकार से संधि में हम प्रथम पद जो होता है उसका अंतिम वर्ण लेते हैं, अंतिम वर्ण लेते हैं, ठीक। जैसे पद या शब्द जो होते हैं वह वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे लोहे की कड़ी, जैसे लोहे की जंजीर अलग अलग कड़ियों के मिलने से बनी है, ठीक उसी प्रकार से जो यह शब्द होते हैं या पद होते हैं यह वर्णों के मिलने से बनते हैं। तो हमने इसमें आखिरी कड़ी ली थी और हम यहाँ पे आखिरी या अंतिम वर्ण लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम दूसरे वाले में हम इसमें से पहली कड़ी लिए थे, ठीक, और इसमें इस जंजीर की पहली कड़ी लिए थे। हम संधि में जो यह पद है इसका पहला वर्ण लेते हैं, पहला वर्ण लेते हैं। इसीलिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा होता है कि या तो इसमें हम एक नई कड़ी जोड़ दें, तो जो संधि में होता है एक कड़ी भी जोड़ सकते हैं। हो सकता है कोई कड़ी टूटी फूटी है तो उसको निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो ऐसा संधि में भी होता है कि कुछ शब्दों को हम, कुछ वर्णों को हम निकाल देते हैं। और तीसरा क्या होता है कि इन्हीं दोनों को हम जोड़ दें, ठीक जैसे संधि में होता है कि दो अलग अलग वर्णों के मिल से एक तीसरा वर्ण बन जाता है। और यह सारी प्रक्रिया संधि में भी होती है, ठीक है। तो इसे और इन्हें जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि कहलाती है, संधि।
ठीक, जिसमें वर्णों का योग होता है। और किस वर्णों का योग होता है? जो दो निकटस्थ वर्ण होते हैं उनका योग होता है, जो पास पास वाले, जैसे यहाँ और यहाँ वाले। ठीक है, ये तो बात रही संधि की। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पहला नियम हमारा क्या कहता है, जो च संबंधी नियम है, इसमें पूर्व पद हम बात कर ही चुके हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, और उत्तर पद की हम बात कर ही चुके हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण यदि कोई स्वर हो और उत्तर पद का पहला वर्ण यदि छ हो तो बीच में च जुड़ जाता है। इसको समझेंगे कैसे जुड़ता है। जैसे हम बात किए हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर हो और इसका द्वितीय पद का पहला वर्ण छ हो तो बीच में हम क्या कर देते हैं? च जोड़ देते हैं। बीच में क्या करते हैं? हम च जोड़ देते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको। एग्जाम्पल क्या है? तो एक एग्जाम्पल है अनु प्लस छेद। अनु और प्लस छेद, यह दो पद है, यह पहला पद या दूसरा पद, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका, अगर हम अनु को तोड़ें तो अ प्लस न और प्लस उ और प्लस यहाँ पे हो गया छेद, छ प्लस ए और प्लस द, ये हो गया। तो हमको इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण जोड़ना है। तो अभी मैं बताया हूँ, तो अभी यहाँ पे हम पढ़े हैं कि कोई स्वर हो अंतिम वर्ण और यहाँ पे छ हो तो बीच में हम क्या कर देते हैं? च को जोड़ देते हैं। जैसे संधि में हम बात किए थे, जोड़ने के लिए, दोनों जंजीरों को जोड़ने के लिए एक नई कड़ी का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया वर्ण का सहारा लेते हैं, च जोड़ देते हैं, जो संधि का नियम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद, बीच में च जुड़ गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इससे बनने वाले कई शब्द हैं। जैसे हम बात करते हैं मातृ, मातृ का मतलब होता है माता और प्लस छाया। ठीक, मातृ, माता की छाया कहलाती है, मातृ छाया कहलाती है। लेकिन आपसे एग्जाम में अगर आएगा यह शब्द तो आप ऐसे लिख लेंगे कि मातृ छाया, तो यह सुनने में यह शब्द पढ़ने में और सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही सही होगा, जो कि यह गलत है, ऐसा नहीं होगा। संधि के नियम के अनुसार यहाँ पे यह अंतिम वर्ण री है, जो ऋषि वाला र होता है, ऋषि वाला री होता है, और यहाँ पे पहला वर्ण छ है, तो दोनों के बीच में च जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मातृ प्लस छाया, मातृ छाया होती है। ठीक इसी प्रकार से वृक्ष में छाया जोड़ दें तो वृक्ष छाया हो जाएगी, भ्रातृ में छाया जोड़ दें तो भ्रातृ छाया हो जाएगी। अनुच्छेद हम पढ़ ही चुके हैं, बी में छेद जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में हम च जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से यह स्वच्छंद कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्व और प्लस छंद, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंतिम वर्ण इसका है अ है और इसका पहला वर्ण जो है छ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बीच में च जुड़ जाएगा तो हो जाएगा स्वच्छंद। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा नियम है, ये पहले नियम में कोई डाउट हो किसी को तो बेहिचक कमेंट कर सकता है कि क्या डाउट है, किसी को डाउट रह गया है तो। अब हम बात करते हैं दूसरा नियम, जो षटकोण स्वर मूर्धन्य स्वर संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में। संधि की बात कर ही रहे हैं, इसमें पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। ठीक है, इसको हम समझा चुके हैं। लेकिन पूर्व पद, जो यह पूर्व पद है वहाँ पे परि उपसर्ग हो, ठीक, और उत्तर पद में कर, कार, करण, कृति, कर्ता, कर, कारक और कृता हो। अगर इनमें से कोई एक शब्द हो तो हम बीच में क्या करते हैं? हम षटकोण स्वर जोड़ देते हैं। ठीक है, जो संधि का नियम कहता है। जैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा परि उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परि उपसर्ग होना चाहिए पहला, और उसके बाद से पूर्व पद में और उत्तर पद में कर, कार, करण, कृति, कर्ता, कर, कारक और कृता, इनमें से कोई एक शब्द होना चाहिए। तो बीच में हम क्या जोड़ देंगे? षटकोण स्वर। जैसे हम बात करें परिधनकार, परिधनकार, तो परि उपसर्ग है पहले पद में, बात कर ही चुके हैं, और दूसरे पद में क्या है? कार है, यहाँ कार है, तो हम बीच में क्या जोड़ देंगे? षटकोण स्वर जोड़ देंगे आधार, तो क्या हो जाएगा? परिष्कार। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से परिधनकार, परिष्कार। ठीक उसी प्रकार परि में यदि कृत्य जोड़ेंगे तो परिष्कृत, परि में करण जोड़ देंगे तो परिष्करण, यदि हम परि में कर्ता जोड़ देंगे तो परिष्कर्ता हो जाएगा। ठीक है, दो नियम हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे नियम की, जो छोटा स होता है उससे संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या कहता है हमारा तीसरा नियम? जैसे हमने दूसरा नियम पढ़ा था, ठीक जैसे दूसरा नियम है उसी प्रकार से पहला नियम भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पे परि जो पूर्व पद होता है
उसमें परि उपसर्ग की जगह सम उपसर्ग होता है, और बाकी आगे के जो द्वितीय पद होता है या उत्तर पद होता है वो लगभग सारे समान होते हैं, लगभग नहीं सारे समान होते हैं। जैसे सम उपसर्ग पूर्व पद में हो और उत्तर पद में यदि कर, कार, करण, कर्ता, कृति, कर, कारक और कृता इनमें से कोई एक पद हो तो हम जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें बीच में हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में हम छोटा सा आधा जोड़ देते हैं। जैसे हमने परि के बाद आधा षटकोण सा जोड़ा था, उसी के बाद उसी की तरह हम सम के बाद हम आधा छोटा सा जोड़ देंगे। जैसे सम उपसर्ग है यहाँ पे, और कार यह पहला पद हो गया और यह दूसरा पद हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम के बाद है, तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो सम के बाद कार है, पहला पद सम दूसरा पद कार, तो बीच में हम क्या जोड़ देंगे आधा स। तो जो यह स है, स म जो है यह अनुस्वार बन जाता है, सन हो गया, और प्लस आधा सा जोड़ेंगे स और कार र, तो क्या हो जाता है सम धन कार इक्वल टू संस्कार हो जाता है, क्योंकि सम के बाद हम क्या करते हैं आधा सा जोड़ देंगे छोटा वाला। ठीक उसी प्रकार से सम धन कृत इज इक्वल टू संस्कृत होता है, ठीक उसी प्रकार सम धन करण इज इक्वल टू संस्करण होता है, और तीसरा जो अगला एग्जाम्पल है सम धन कारक इज इक्वल टू संस्कारक होता है। इसमें हम इन सभी में छोटा सा सम उपसर्ग के बाद इन दोनों के बीच जोड़ दिए हैं। और तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे न का लोप हो जाता है, जिसकी वजह से शब्द में कुछ परिवर्तन होते हैं और हम सब उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हम वर्तनी को गलत लिख देते हैं। जैसे हमेशा की तरह संधि में प्रथम पद और अंतिम पद होते हैं, लेकिन जो न का लोप जहाँ पर होता है वहाँ पे हम करते क्या है, यदि प्रथम पद के जो अंतिम वर्ण है वहाँ पे हम हलंत न का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे यदि हलंत न है का प्रयोग हुआ है, इसका प्रथम पद के अंत में हलंत न का प्रयोग हुआ है, और अंतिम पद में यदि कोई भी शब्द हो, ठीक, प्रथम पद में सबसे अंत में न हलंत होना चाहिए और अंतिम पद में उसके अलावा कोई भी शब्द हो, तो हम जब दोनों को जोड़ते हैं ना तो यह क्या हो जाता है, यहाँ पे न का लोप हो जाता है। जो यहाँ पे पहले पद में न हलंत था इसका लोप हो जाता है, यानी इसको हटा दिया जाता है। जैसे अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे लिखा है पक्षीराज, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि यह कैसे लिखा हुआ है, हम इसे मिटाते हैं। यहाँ पे यह कैसे लिखा हुआ है, जैसे देखिए एक होता है शब्द जैसे पक्षिन होता है, क्या होता है पक्षिन होता है, पक्षी नहीं होता है, पक्षिन होता है, यह संस्कृत का शब्द है, पक्षिन होता है, और प्लस इसमें हम राज जोड़ दें तो क्या हो जाता है, तो हम अभी है अंत में हलंत न हो, तो यहाँ पे हलंत न है, उसके बाद कोई शब्द होना चाहिए, दूसरे पद में कोई शब्द है, तो हम क्या कर देते हैं इस न को हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है पक्षी राज, और कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं यह वर्तनी की दृष्टि से ये सही है, लेकिन लोगों को लगता है कि पक्षी हम ऐसे लिखते हैं तो पक्षी में राज जोड़ के हम पक्षीराज बनाए हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत है, लेकिन वर्तमान में इसको भी सही माना जाता है, वर्तमान में इसको भी सही माना जाता है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक ग्रामर की दृष्टि से ये वाला पक्षीराज जिसमें छोटी एक की मात्रा है ये सही है। ठीक इसी प्रकार अगला जो वर्ण है युवराज, जैसे युवराज कैसे बना है, एक मूल शब्द होता है युवन होता है और प्लस राज, तो युवन में न हलंत है, इसको हटा देंगे तो यह हट जाएगा, तो क्या बनेगा यु और प्लस राज। यंग राजा को हम क्या बोलते हैं युवराज बोलते हैं। तो युवन शब्द होता है, युवा शब्द नहीं होता है, युवा शब्द नहीं होता है, युवन होता है या युव होता है, कह सकते हैं युवा नहीं होता है, जो कि गलत है, हम लेकिन हम धड़ल्ले से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से राजन का मतलब उसको हम हिंदी में राजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं राजा बोलते हैं, लेकिन राजन और प्लस भवन जब हम इसको जोड़ते हैं तो नौ का लोप हो जाता है, तो क्या हो जाता है राजभवन। ठीक इसी प्रकार से जो कई शब्द हैं, जैसे योगी राज कैसे बना है, योगी मूल शब्द नहीं होता है, मूल शब्द होता है योगी, क्या होता है योगी, हम इसको यहाँ लिखते हैं, मूल शब्द होता है योगी मूल शब्द होता है। जब हम इसमें राज जोड़ते हैं, राज जोड़ेंगे अगर राज तो न हट जाएगा,
तो क्या बचेगा, योगी राज। आप ध्यान रखें इस बात को, आप योगी राज ऐसे नहीं लिखेंगे, और ऐसे लिखते हैं तो आप ग्रामर की दृष्टि से गलती कर रहे हैं और आपका 1 नंबर कट सकता है। एक ऐसे जैसे यहाँ पे विद्यार्थी परिषद लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा आई कैसे है, बहुत से लोगों को इसमें डाउट होता है कि बड़ी ई क्यों नहीं है। तो ये बड़ी ई क्यों नहीं है, तो विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी मूल शब्द होता है, विद्यार्थीन, विद्यार्थीन। और विद्यार्थी से हम क्या बना लिए हैं, विद्यार्थी बना लिए। और विद्यार्थी और प्लस परिषद तो क्या कहलाता है, यहाँ से 9 हट जाएगा इस नियम के तहत, तो हो जाएगा विद्यार्थी, ऐसे ही रह जाएगा, 9 हटा देंगे और इसमें परिषद जोड़ देंगे, परिषद, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी परिषद। ठीक इसी प्रकार से जैसे मंत्रिमंडल, बहुत से लोग ऐसे लिखते होंगे मंत्रिमंडल, और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि मूल शब्द होता है मंत्रीन होता है, मंत्रीन, और प्लस मंडल इसमें हम जोड़ते हैं, मंडल। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से इस नियम के तहत 9 को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मंत्री और प्लस मंडल, तो क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी, न कि बड़ी ई की। बड़ी ई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक इसी प्रकार से होता है मंत्रीन, जैसे मंत्रीन यहाँ पे था और प्लस इसमें परिषद जोड़ देंगे तो हो जाएगा मंत्री परिषद। आज के इतना ही, धन्यवाद।